हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का 11th क्लास की टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वो वाला चैप्टर है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है वो आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से, आपके कॉलेज के एग्जाम्स के हिसाब से मैं कहूं तो वो 10th चैप्टर होता है, लेकिन सीईटी में सारे चैप्टर्स नहीं आते। तो आपकी जो 11वीं में 14 चैप्टर्स है उसमें से सिर्फ 8 ही चैप्टर्स एक्चुअल में सीईटी में पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीक्वेंस में ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 7 है सीईटी की सीक्वेंस में। तो अभी हम लोग कौन सा वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ महाराष्ट्र सीईटी। अच्छा, तो लिसन, अभी ये जो बैच चल रहा है इसका नाम है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच, और इस बैच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको काफी सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो मैं सारे फॉर्मूले का सिनॉप्सिस लूंगा, क्विक रिवीजन लूंगा, बहुत डिटेल नहीं रहेगा, शॉर्टकट में रहेगा, बिकॉज आपके पास भी वक्त कम है, सीटी आने ही वाला है। तो बेसिकली आपको एकदम शॉर्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूले में आपको बताऊंगा ताकि आपको मतलब आसानी से आप उसको याद कर सको, और उनके बेसिस पर, उन फॉर्मूले के बेसिस पर ही आप लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सको। तो मैं प्रॉब्लम्स भी कौन से करवाने वाला हूं? कोई ऐसे वैसे प्रॉब्लम नहीं करवाने वाला, बल्कि मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को पीवाईक्यूज, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो ये जो है आपका अपना प्यारा चैनल है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल। तो जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सीईटी के हिसाब से हो, चाहे वो आपके बोर्ड्स के हिसाब से हो, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम के हिसाब से हो, और आगे जाके तो ऑफकोर्स नीट और जेडब्ल्यू के हिसाब से हो, तो आप इस चैनल पे जरूर आइए प्रोफेसर ऑफ साइंस पर। और इस पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी टैब पे क्लिक कीजिए। कम्युनिटी टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि भाई अभी अगला क्या होने वाला है। तो जैसे कि हमने बीच में क्लास 11th का पूरा मैराथन लिया था, तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाती है। ये नोटिस है, नोटिस बोर्ड एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे कॉलेज में नोटिस बोर्ड होता है, जैसे बच्चा कॉलेज में जैसे कि नोटिस बोर्ड होता है, बिल्कुल वैसा ही कम्युनिटी का टैब है। अच्छा, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल में एक्चुअल में है क्या, ये चैनल क्या ऑफर करता है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जरूर आइए। तो जब आप इस प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे बच्चा, तो आपको काफी ज्यादा खुशी होगी, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए खजाना रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये तो है अपना ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का एमएसटी सीईटी का बैच जो कि चल रहा है, जिसकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। बट ये तो अलग चीज हो गई, ये तो है ही, साथ में और क्या आपके लिए। तो जो बच्चे अभी 11th में हैं और 12th में जाने वाले हैं, 11th का एग्जाम हुआ है, 12th में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th के प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, तो सारी एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल्स ये मैंने पूरे खुद कॉलेज में जाके वहां पर एक एक तार जोड़ के, एक एक ट्यूनिंग फॉर्क बजा के एक्सपेरिमेंट करके रिकॉर्ड किया हुआ है। तो रीडिंग्स कैसे लेनी है, ग्राफ्स क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कैलकुलेशन है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने बताई हुई है। तो आपको 12th स्टैंडर्ड में यानी कि प्रैक्टिकल्स में फिजिक्स के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे अभी इस वक्त इंडिया के किसी भी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बल्कि कैम्ब्रिज बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एकदम बेसिक फिजिक्स तो सभी का सेम है, बेसिक फिजिक्स तो सभी का सेम है। तो आपको अगर अपने बेसिक्स फिजिक्स के क्लियर करना है तो मैं ये कह देता हूं कि ये दो जो आपका प्लेलिस्ट है, इससे बेटर प्लेलिस्ट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इससे बेटर प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी बेसिक्स क्लियर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही एडवांस प्लेलिस्ट है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। डिटेल्ड लेक्चर्स तो मैं भी धीरे धीरे करके बनाऊंगा, डोंट वरी। ये लेक्चर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूं जून से, डोंट वरी, मैं डिटेल्ड लेक्चर्स बनाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है तो इंडिया में आपको इससे अच्छी प्लेलिस्ट नहीं मिलने वाली है, मेरी गारंटी है। आप लोग ये वाला और ये वाला प्लेलिस्ट 11th और 12th का मिला के देख लीजिए। ये दोनों प्लेलिस्ट में मुश्किल से टोटल मिला के समझ लीजिए, मैं आपको कहूंगा 60 घंटे, सब मिला के 60 घंटे, 60 आवर्स का कंटेंट है। तो 60 आवर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो 60 आवर्स देखो, 14 चैप्टर यहां पे है, 16 चैप्टर यहां पे, तो ये बस आपको है ना समझ लो। और हर एक चैप्टर को मैंने सिर्फ 2-2 घंटे में खत्म किया है, स्टार्ट टू एंड। तो वन शॉट इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली 60 घंटे अगर आप देखें या 70 घंटे देखिए, अगर आपका पूरा फिजिक्स क्लियर हो रहा है तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। तो प्लीज ये जरूर देखिएगा। चलिए एनीवे, तो अभी हम लोग और वक्त अपना जो है जाया नहीं करेंगे, आपका वक्त काफी कीमती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आ जाते हैं अपने बेसिकली चैप्टर पे जिसका नाम है लेसन नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लेसन नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड ये जो है हम लोग कर रहे हैं एमएसटी सीईटी के हिसाब से, इससे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे एंड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सो MSTCT ये चीज 2024 2025 दोनों के बच्चों को काम आने वाली है, सो डोंट वरी। एंड ये है ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है, सो ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच। ओके चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए आप लोग को याद रखना है, वो ये है कि जो फोर्स होता है, फोर्स, उसका फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स का फॉर्मूला। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वहां पे दो चार्जेस हैं तो Q1 Q2 लिख दिया, यहां पे एक ही चार्ज है तो सिर्फ Q लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक R कम हो चुका है ना, ऊपर जो R स्क्वायर था यहाँ पे एक R कम हो चुका है। अब है फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो अब ये जो चीज है इसको याद रखें कैसे, तो सर ने क्या क्या बता दिया पहले जल्दी से देख लो। तो ये है फोर्स, ये है फील्ड, ठीक है। अरे सब कुछ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्ड लगा देना, अबे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है फोर्स, ये है फील्ड, ये है पोटेंशियल और ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चा? सो फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इट इज डैम इजी। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा ट्रिक। सो ट्रिक कैसी है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये देखो F इज इक्वल्स टू K Q² बाय R स्क्वायर। फिर यहां पे E है, यहां पे V है, यहां पे U है, तो FEVU, फेवरेट यू। यू गाइज आर माई फेवरेट, आप लोग मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट यू, फेवू, फेवू, ऐसे करके ये सीक्वेंस याद रखो। अब इसमें सभी में K कॉमन लिख दो, सभी में K आएगा ही आएगा, तो सभी में K लिख दिया। K का मतलब कुछ और नहीं है रे बाबा। K का क्या मतलब बच्चा? तो K का मतलब है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे जिसकी वैल्यू भी बहुत ही बचकानी है, इसकी वैल्यू जो है बहुत ही ईजी है, 9 × 10⁹ इसको हमेशा के लिए रट लो, इट इज डैम ईजी, ठीक है। तो फेवू हो गया, फेवू हो गया, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे Q² बाय R स्क्वायर था, 2 Q थे 2 R था, अब इसका एक Q छीन लो तो बचेगा Q बाय R स्क्वायर। अब इसका एक R छीन लो तो बचेगा Q बाय R। अब इसका क्या करो, देखो कुछ छीन नहीं सकते। अरे भाई एक एक बचा, क्या छीनोगे यार, जीरो हो जाएगा पूरा। तो क्या करो, एक Q दे दो ना। अबे Q छीना था पहले, तो Q दे दो ना यार। तो Q दे दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा Q² बाय R। अब एक और अगर R देने की आपने कोशिश की तो वो R से होगा ये कि वापस से यही आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, तो R देने की कोई जरूरत नहीं है। सो लिसन वेरी केयरफुली। अरे पहले लिखो यार, सुनो सुनो सुनो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, अबे इधर मत देखो बे, मुझे देखो, मुझे देखो। लिसन, मेरी आंखों में देखो, कितनी सच्चाई है, नाना पाटेकर जी का डायलॉग, ठीक है। तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि Q² बाय R स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, फोर्स के लिए। अब जब फील्ड पे आएंगे तो एक Q छीन लेंगे तो Q बाय R स्क्वायर, फिर एक R छीन लेंगे Q बाय R, अब एक Q दे देंगे Q² बाय R, खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया रे, Q² बाय R स्क्वायर, फिर Q बाय R स्क्वायर, फिर Q बाय R, फिर Q² बाय R। अब जहां जहां Q² लिखा है भैया, समझ में आ रहा है कि वहां पे 2 Q रहने वाले हैं, तो Q1 Q2 बोल दो ना। अब अगर सेम रहे तो Q² ही बन जाएगा, और अलग अलग रहे तो Q1 Q2 हो जाएगा। अरे अगर सेम रहे तो Q1 Q2 अगर सेम है तो उसको दोनों को Q बोल सकते हैं, तो Q² हो जाएगा, या फिर अलग अलग रहे तो Q1 Q2 हो जाएगा। समझ गए? तो दिस इज डैम इजी, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाली चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग आगे आते हैं कुछ और चीजों पर। तो याद रखिए कि जो फोर्स है उसका एक फॉर्मूला ये भी है, F इज इक्वल्स टू Q × E। कहां से आया? यहीं से आया। अरे भैया ये जो E है, E को अगर मैंने एक और Q से मल्टीप्लाई कर दिया, अबे तो 2 Q इधर भी आ गए ना, 2 Q और नीचे 2 R है, तो फोर्स ही बन गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी Q से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स बन जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी Q से मल्टीप्लाई करेंगे वो फोर्स बन जाएगा। वैसे ही जो ये रहता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक रिश्ता है। उसका क्या रिश्ता है कि वो वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस होता है, वोल्टेज के साथ रिश्ता है, पोटेंशियल के साथ रिश्ता है, ये भी याद रखिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस D लिखो, R लिखो, अबे कुछ भी लिखो चलेगा, D लिखो, R लिखो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये दिख रहा है पोटेंशियल। ये पोटेंशियल को अगर मैंने एक बार R से और डिवाइड किया तो नीचे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर Q ही रहेगा लेकिन नीचे R स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो ना Q बाय R स्क्वायर, दिखा? सो पोटेंशियल को अगर डिस्टेंस डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, काम आता है, काम आता है बेटा, बहुत काम आता है।
अच्छा और भी है, जो ये है आपका फोर्स, तो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन आर। अरे जब ट्रिक बता रहा हूं रे, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। सो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन आर। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, इधर देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर मैंने इसको नीचे आर से डिवाइड कर दिया, अबे इसको अगर मैंने पूरे को आर से डिवाइड किया तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया तो यही बन गया। अरे हाँ क्या ना, तो बेसिकली ये भी एक सही चीज है। अब और एक चीज, सो बेसिकली Q इंटू वी अगर कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। सो चार्ज अगर वोल्टेज में मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। कैसे, इधर देखो, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल उसमें अगर चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज को पोटेंशियल में मल्टीप्लाई किया तो Q1 Q2 बन गया ना नीचे। अरे हाँ क्या ना, आर तो आ ही रहा, ये Q स्क्वायर हो गया, देखो Q स्क्वायर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि इट इज डैम इजी, तो खुद से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ये फॉर्मूले कभी कभी डायरेक्टली भी काम आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिख के दिए। ओके चलो, ये बात तो सभी के भेजे में मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी है। ये बहुत ही इजी है और सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है उस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के ऊपर रहते हैं। मैक्सिमम आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें समझ लो 80% क्वेश्चन इसी के ऊपर रहते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गई। फिर एक चीज है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे क्या होगा मालूम है, जैसे आपको सवाल दे देंगे, देखो पहले तो ये बोल क्या रहा है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है मालूम है, कि चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोले तो चार्जेस को ना कोई बना सकता है ना कोई मिटा सकता है, ठीक है। चार्जेस का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। अरे भैया चार्जेस ना पैदा होते हैं ना मरते हैं, जो चार्जेस हैं उतने ही रहते हैं फिक्स, ठीक है। तो यही इस लॉ का कहना है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, कोई आपको है ना ऐसा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पे कोई आपको ऐसा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं 92, यहां पे लिख देता हूं मैं 238, ठीक है। इससे बन रहा है 2He4 प्लस थोरियम 234। तो अगर आपको किसी ने ये दे दिया तो आपको ये बात मालूम है कि चार्जेस कभी ना बन सकते हैं ना मिट सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमेशा उतने ही रहेंगे। तो यहां पर ये 92 जो दिख रहा है ये क्या है, प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज होता है। तो 92 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन यहां पे खा गया ये, है ना, हीलियम के एटम के अंदर 2 प्रोटॉन आ गए, तो बचे कितने प्रोटॉन्स, तो वहां पर आपका आंसर, यहां पे लोग x दे देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई डायरेक्टली 90, दैट्स इट। सो 90, क्योंकि चार्जेस हमेशा फिक्स रहना चाहिए। तो रिएक्शन होने के पहले 92 था, तो रिएक्शन होने के बाद भी 92 होना ही चाहिए। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सो यहां पे हम लोग आते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज जो है, दुनिया का कोई भी चार्ज, वो n टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अबे दुनिया का कोई भी चार्ज ले लो, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम्स है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। अरे तुम्हारे लिए तो यही है सच्चाई, मैं जानता हूं ये नहीं है सच्चाई, लेकिन तुम्हारे लिए यही सच्चाई है। सच्चाई इससे ज्यादा है कुछ, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, बल्कि क्वार्क्स का चार्ज है। लेकिन ये क्वार्क तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम 11वीं 12वीं के मासूम बच्चे हो, तुम्हें याद रखना है कि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो दुनिया में कोई भी चार्ज अगर बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का ही n टाइम्स होगा। 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, 1 टाइम इलेक्ट्रॉन, 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, 50 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, 100 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो n जो है वो एक नंबर है, और n की वैल्यू है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया, मान लो एक सवाल आ गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल स्फीयर in order for it to acquire in order for it to acquire a positive charge of what, let's say something like this, 32 into 10⁻⁻18 कूलॉम्ब। तो लिसन वेरी केयरफुली, ये सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल में पूछा क्या, इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। देखो इसमें ये बोला है कि अगर मेरे पास कोई एक न्यूट्रल स्फीयर है, एक बॉल है, न्यूट्रल बॉल, उस बॉल में से मैं कितने इलेक्ट्रॉन खींचूं
कि उस पर प्लस चार्ज आ जाए। कितना चार्ज आ जाए? 32 इंटू 10⁻18 कितना चार्ज आ जाए। तो भैया मतलब चार्ज इतना बनाना है आपको, प्लस चार्ज बनाना है, माइनस चार्ज बनाना है, अरे भाड़ में जाए, याद नहीं रखना उसको। ठीक है, क्या करना, फटाफट सॉल्व करना, टेंशन लेना मत, सर ने जो बोला है वही यूज करना। Q इक्वल्स टू NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना ना। अबे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे ताकि स्फीयर पे इतना चार्ज आ जाए? अरे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है रे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, समझ गए। तो बेसिकली N इक्वल्स टू Q/E हो जाएगा। सो चार्ज कितना बनाना है? तो चार्ज बनाना है आपको 32 इंटू 10⁻18, उसको डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? कौन मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? कम ऑन फास्ट फास्ट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अबे बहुत ही इजी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। सो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम्ब। सो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम्ब इतना चार्ज होता है, ठीक है। और चार्ज बनाना है कितना? इतना बनाना है। तो अब देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आने वाला है। सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुल, इसका आंसर तो कैसे आएगा, सुनो सुनो ध्यान से। पहले तो ये जो -19 है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा +19। अभी नीचे का -19 जब जाएगा ऊपर तो बन जाएगा +19, तो यहां हो जाएगा 10⁻19। समझ में आ रहा है बच्चा? यहाँ पे +19 हो जाएगा। अच्छा, अभी +19 में से 18 चला गया तो बचेगा सिर्फ +1। अबे 19 में से -18 हो गया ना बे, तो कितना बचेगा बेटा? 10⁻1 बचेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 320। कैसे 320? अरे 32 ये था, 10 ये आ गया, तो 32 इंटू 10 320 हो गया। अरे हुआ कि नहीं रे बाबा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा अकल का पुतला, हुआ कि नहीं? यस हो गया। तो 320 डिवाइड बाय 1.6। अच्छा मुझे ये बताओ कि 16 2 32 होता है ना? अबे 16 2 32 होता है कि नहीं होता है? तो बेसिकली इसको जब मैं कैंसिल करूंगा 16 तो है नहीं है, 16 होता तो यहाँ पे 2 लिखता और फिर बाद में 0 लगाता, लेकिन 16 नहीं है, 1.6 है, तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो 200 इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेंगे। आंसर इज 200 इलेक्ट्रॉन्स। सो 200 इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी रिमूव्ड। गॉट द पॉइंट? 200 इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी रिमूव्ड। तो 200 इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो है बेसिकली आपको इतना चार्ज मिल जाएगा, कितना? 32 इंटू 10⁻18 कूलॉम्स। सो आई होप कि ये सारी बातें आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। सो एक टॉपिक और देख लेते हैं फटाक से, लास्ट टॉपिक विच इज गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ, तो गाउसेस लॉ बोलता क्या है? इट्स नॉट गॉस लॉ, हाँ, गॉस रॉन्ग वर्ड है, इट्स गाउस। सो गॉस इंडिया में बोलते हैं बट एक्चुअली वो गाउस है। क्या है? गाउस। तो गाउसेस लॉ बोलता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देख के घबराइए मत, करे बाप रे बाप सर ये तो बहुत ही भयानक चीज आपने बता दी यार, ये तो हमको कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स डैम इजी। E डॉट ds इक्वल्स टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या बोलते हैं सुन लो ध्यान से, तो इस चीज का एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अरे भैया जब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने घोड़ों की बात की है तो राइट हैंड साइड में भी घोड़े रहेंगे। लेफ्ट में अगर गधे हैं तो राइट में भी गधे रहेंगे। लेफ्ट में अगर एप्पल है तो राइट में भी एप्पल रहेगा। अबे तो ये अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो क्या है? वो भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपसे लोग सवाल क्या पूछेंगे मालूम है? मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही बचकाने सवाल पूछते हैं इसके ऊपर। देखो आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बॉडी। तो जो बॉडी फिगर में दिखाई गई है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, क्या हो रहा है भाई ये, पासिंग थ्रू फॉलोइंग बॉडी। तो अब इसमें आपको एक बॉडी बना के दे देंगे, ऐसा कुछ इरेगुलर शेप का बॉडी बना देंगे, ठीक है। यहां पे कुछ चार्जेस डाल देंगे। तो यहां पे जो चार्जेस डाले गए, लेट्स से कि एक चार्ज है आपका +1 कूलॉम्ब, फिर एक है +2 कूलॉम्ब, ठीक है, फिर एक है लेट्स से 5 कूलॉम्ब, एंड फिर एक है लेट्स से -3 कूलॉम्ब। ऐसे करके चार्जेस हैं, और एक दे दिया मान लो कि +4 कूलॉम्ब। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना। फ्लक्स निकालने के लिए एक तरीका तो ये है जो कि बहुत 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 हार्ड तरीका है, और एक तरीका ये है जो कि बहुत 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 इजी तरीका है, बहुत ही बचकाना तरीका है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं आंसर। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स क्या है? Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना बंद है वो चार्ज यहां पे लिखना पड़ेगा। तो कितना चार्ज बंद है देखो, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 - 3 किया तो 5 आएगा।
8 माइनस 3 किया तो 5 आएगा। बाहर का नहीं लेना है, इसमें क्या बोला, एनक्लोज, एनक्लोज मतलब बंद वाला ही लेना है। तो बाहर वाला नहीं लेना है क्योंकि बाहर वाला बंद नहीं है, इस बॉडी के अंदर जो बंद है उसी को लेना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाहर भी बनाया था ताकि आपको ये याद रहे कि बाहर वाला सर ने नहीं लिया था, तो मुझे भी एग्जाम में बाहर वाला नहीं लेना है। तो लिसन वेरी केयरफुली, ये हो गया 1 + 2 + 5 मतलब 8, 8 - 3 = 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये रट्टा मार लो, वैसे ये क्वेश्चन में दी रहती है, नहीं भी मारो रट्टा तो चलेगा। सो 8.85 × 10⁻12, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट्स द आंसर। तो ये आप लोग आराम से कैलकुलेट करके रख लेना, ठीक है। ओके फाइन, सो ये आ गया फ्लक्स। कितना बचकाना है रे, कुछ नहीं करना है रे, प्लस माइनस 5वीं क्लास का इतना तो आता है ना बेटा हमको, तो 5वीं क्लास का प्लस माइनस है, ये कर लेना। ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। सो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यूज, जो कि PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो ध्यान से देखिए बेटा, फटाफट ध्यान से देखिए बेटा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी 400 न्यूटन पर कूलॉम है, मतलब ये जो है ना, मैं E की वैल्यू दी हुई है, चलो ठीक है। और हाउ मच फ्लक्स विल क्रॉस, फ्लक्स 5 बोल दिया। अच्छा, फ्लक्स का एक जो फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। एरिया भी दिया हुआ है, सो एरिया इज हाउ मच, सो एरिया इज बेसिकली व्हाट, ए है ना, तो एरिया दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, सो एरिया की वैल्यू इज गिवन, उन लोग बोल रहे हैं कि कितना मतलब कितना फ्लक्स रहेगा अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, सो थीटा भी दिया है। और बोलेंगे सर यहाँ तो थीटा तो दिख ही नहीं रहा है, अरे फ्लक्स का हमें ये सिंबल है फ्लक्स का, सुनो ये बेटा, ये फ्लक्स का सिंबल है, फ्लक्स उसका सिंबल 5 होता है, ठीक है, 5 फ्लक्स का सिंबल। तो अब जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या है, सुन लो, क्लोज इंटीग्रल E.ds है ना। अरे हाँ के ना रे, फ्लक्स का फॉर्मूला, अबे ये फ्लक्स का सिंबल है, ये अलग चीज है, ये इंटीग्रेशन है, ये अलग चीज है। तो फ्लक्स है, ये पूरी चीज फ्लक्स है और ये पूरी चीज फ्लक्स है, समझ गए। सो बेसिकली ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स पूछा है कितना है, तो फ्लक्स इतना होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया E.ds, या फिर इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इजी वाला बता रहा हूं आपको, ये बन जाता है E.a या फिर EA cos थीटा, दैट्स इट। तो अब ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे हमेशा के लिए, इट इज डैम इजी। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले में ऐड कर दे रहा हूं, सो इट इज EA cos थीटा, ठीक है बच्चा। सो EA cos थीटा, बस अब देखो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। सो फ्लक्स निकालने बोला है ना, अरे सुनो तुम्हें मान लो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जो भी बोला मान लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो पहला जो चरण है वो ये है कि तुम पीछे जाओ, स्लो करो इसको, 0.75 x की स्पीड पे करो, स्पीड बदल सकते हो ना यूट्यूब पे, तो स्पीड कम करो, वापस से सुनो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर डायरेक्टली रट्टा मार लो कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। अब E की वैल्यू इन लोग ने दिया हुआ है 400, एरिया की वैल्यू दिया हुआ है कितना, एरिया की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है कि CGS है, अरे भैया CGS यूनिट अपन यूज नहीं करते, तो उसको SI में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10⁻² नहीं आएगा रे, 10⁻4 आएगा। क्या आएगा, 10⁻4, 10⁻4। सो एक सेकेंड, 10 × 10⁻4, क्योंकि 10 तो इसकी खुद वैल्यू दी हुई है ना, तो 10 लिखना है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर का बन जाएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके चलो ये हो गया। अच्छा, कॉस ऑफ एंगल कितना दिया है, 60 दिया है। अबे एंगल देख लो कितना दिया है, 60 दिया, तो कॉस 60। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया बच्चा कितना आएगा, देख लो ध्यान से। तो एक सेकेंड ना, 400 है ना, तो इसको मैं 4 लिख रहा हूँ खाली, 1 2 3 3 0 है, मतलब 10⁻³ हो गया +3, और पहले से -4 भी था। यहाँ पे cos 60 होता है 1/2 सबको। और बेटा sin cos tan एटलीस्ट वैल्यू क्या होती है सीख लो ना बेटा, ये जरूरी है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, मतलब ऐसा आएगा, 2 से 4 कैंसिल करके 2 बचेगा। सो 10⁻³ गया, यहाँ से 10⁻4 है तो 10⁻1 बचेगा। अरे हाँ के ना रे बाबा, सो 10⁻3 10⁻4 था, 10⁻1 हो गया। ओके, अब 2 × 10⁻1 आ रहा है, सो यही आंसर है। ऐसा आंसर अगर नहीं दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा 0.2। 0.2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर लो सगड़े ना, सो इट वाज डैम इजी। आगे बढ़ते हैं, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत ही बचकाना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लिसन, यहाँ क्या बोला देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है, चलो ठीक है, उसको एक पोटेंशियल V1 से एक्सेलरेट किया गया, चलो ये भी ठीक है, और फिर वो फोर्स F1 फील कर रहा था। जब उसका पोटेंशियल बदला गया, V2 किया गया, तो वो जो फोर्स फील कर रहा है वो डबल हो गया। अरे तो पहला फोर्स जो है मान लो F था, तो दूसरा फोर्स सीधा डबल होकर 2F हो गया।
ओके कोई बात नहीं। अच्छा पोटेंशियल पहले कितना था, तो पोटेंशियल पहले V1 था, बाद में V2 हो गया। अच्छा अब इन लोग बोल रहे हैं रेशियो ऑफ V1 टू V2 क्या होगा। सो V1 और V2 का रेशियो क्या होगा। अब हमें ये पता करना है कि V का F के साथ क्या रिश्ता है। तो सुनो, वी नो दैट, हमें पता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WKT मतलब वी नो दैट। तो हमें पता है कि फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। सो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। सो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अरे बाबा थोड़ी देर पहले ही सब दिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। नहीं याद आ रहा है तो भैया पीछे जाके देख लो प्लीज, रिवाइंड करके देख लो। सो यहां पे ध्यान से देख सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वोल्टेज, ठीक है। सो V1 बाई V2 आ जाएगा F1 बाई F2। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो V1 बाई V2 हो जाएगा, F1 कितना था हमारा? F था, और F2 कितना था? 2F था। सो FF कैंसिल हो गया, 1/2 इज द राइट आंसर, 1/2। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। गॉट इट? सो डैम इजी। अरे कर लगे नहीं रे बाबा, खूब सोपा होता। अरे बहुत ही सरल था रे। चलो आगे बढ़ते हैं। A charge Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। चलो तो एक सेंटर ऑफ अ क्यूब में एक चार्ज Q रखा हुआ है। अरे क्यूब में, क्यूब किधर है? हाँ ये क्यूब, मैं बनाता हूं, क्यूब बनाता हूं, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं क्यूब। सो ये क्यूब है, अब बनाए क्यूब ये, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूब। वैसे बनाने की जरूरत नहीं डायग्राम, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बट फिर मैं बना दे रहा हूं, अच्छा लगेगा बस, और कुछ नहीं। सो एक क्यूब है, उसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज क्यू। हाँ क्या ना? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि जो चार्ज क्यू रखा हुआ है इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स एक फेज से कितना है और दो फेज से कितना है। अब अकल से सोचो और समझो कि कोई भी बॉडी लो, अब एक क्यू भी नहीं, कुछ भी बॉडी लो, अगर मैंने क्यू चार्ज बंद किया तो बाहर फ्लक्स कितना निकलेगा? अरे बाहर जो फ्लक्स निकलेगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा ना रे। अरे बाबा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है रे बाबा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ क्या ना? तो भैया चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चार्ज एनक्लोज है कितना, कितना चार्ज बंद है? क्यू बंद है। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। हाँ क्या ना? तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अरे लेकिन ये जो शेप है क्यूब का शेप है, मुझे ये बताओ कि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के कितने चेहरे हैं? अरे क्यूब की कितनी दीवारें हैं? तो एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, और एक दीवार ऊपर, एक दीवार नीचे, 6 दीवारें हैं। अबे तो 6 दीवार में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, तो एक दीवार में से कितना निकलेगा? 1/6। सो आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/6 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा बोला है 2 से कितना निकलेगा? अबे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो सेकंड वाला आएगा 2 × 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतले एंड पुतलियों, अरे भैया ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है ये पूरे में से निकल रहा है रे, पूरे में से निकल रहा है। तो एक में से फ्लक्स कितना निकलेगा? फ्लक्स, अब आप बोलेंगे सर फ्लक्स होता है क्या, ये तो बता दो। अबे तो फ्लक्स बोले तो लाइन निकलती है इसमें से, चार्ज में से क्या निकलती है? लाइन्स ऑफ फोर्स, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स निकलना। तो पूरे में से निकल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस में से कितना निकलेगा? अबे 6 फेस में से इतना निकल रहा है, तो एक फेस में से कितना निकलेगा? डिवाइड कर दो ना 6 से, तो ये आ गया। लेकिन अब एक फेस में 2 फेस पूछा है, अबे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 2 से, तो आ गया ना। तो 6 नीचे आएगा और एक बार 3 नीचे आएगा, तो कहाँ है आंसर? ऐसा देखो, ये ऑप्शन सी, 6 एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी है ना, क्यू बाय 6 एंड क्यू बाय 3। आगे बढ़ते हैं। तो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको सेपरेट किया गया d मिलीमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस v है, ठीक है। तो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच में गैप है स्मॉल d, ओके। और फिर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में है v, मतलब यहां पे मान लो v और यहां पे 0 है, ओके। एक पार्टिकल जिसका मास है m, ओके, और चार्ज है q, उसको रखा गया बीच में। थोड़ी देर के बाद उसकी कुछ तो स्पीड बन जाएगी, तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, है ना? एक्सीलरेशन पूछा है ना, ये तो क्या कुछ बचकाना सवाल है यार। सो एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन मास। अरे न्यूटन ने बताया ना रे बाबा, एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। सो एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। अब जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपॉन मास हो गया। अब जो ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे d दिया हुआ है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दैट इज दैट d, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज आंसर। सो QV by MD, QV by MD, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कळलं सगळ्यांना?
सो इट्स डैम इजी। सो क्यू वी बाई एम डी, ऑप्शन ए क्यू वी बाई एम डी है ना, ऑप्शन ए क्यू वी बाई एम डी, परफेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देख लो, ये लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायमेंशन ऑफ मास क्या है, मतलब मास कितने डायमेंशन का है। तो सुनो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है ई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चा, ई होता है, और ई होता है फोर्स अपॉन चार्ज। अरे हाँ क्या ना, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। यानी कि इसका अगर मैं यूनिट निकालने गया या फिर डायमेंशन निकालने गया, सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का होता है m1 L1 T-2 बराबर। और चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, चार्ज का क्या होता है? अरे बाबा ये तो पता होना चाहिए रे, तुम लोग ये मत बोला सर ये कहां से है, हमको मालूम नहीं है। अरे बेटा फर्स्ट चैप्टर 11वीं का पहला चैप्टर यार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का। अब जो चार्ज है वो होता है करंट इंटू टाइम, सो I1 T1 आ गया। अच्छा अब ये इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, मास का डायमेंशन क्या है इसमें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में मास का डायमेंशन क्या है, 1 है। मास के ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है। सो जिस जिसमें 1 होगा वो वाला आंसर राइट है। इसका मतलब ए वाला और सी वाला रॉन्ग है। अब इन दोनों में से चुनना है, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो है P इज इक्वल्स टू Q इंटू एल, ठीक है। इसको याद रखना। डाइपोल मोमेंट ये एक एडिशनल फॉर्मूला है जो कि हम लोग ने लिखा नहीं था, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है चार्ज इंटू लेंथ। क्या है? चार्ज इंटू लेंथ। अब जो चार्ज है उसका होता है I1 T1 और लेंथ का होता है L1। पूरे में मास दिख रहा है क्या? पूरे में मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मास का डायमेंशन क्या है? 0 है। सो यहाँ पे मास का डायमेंशन है 1 और यहाँ पे मास का डायमेंशन है 0। सो 1 और 0, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए? सो 1 और 0, ऑप्शन डी कर लो सकते ना। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। सो यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, एक से एक चीजें, तो देखते हैं वो कैसे टर्न आउट होती हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। बट यहाँ पर बहुत सारे मैंने स्लाइड्स बना रखे हैं आपके लिए, बहुत सारे सवाल हैं बच्चा। तो आप लोग ये जो सवाल है इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। ये सब PYQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको CET में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने डाले हुए हैं, तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। ये वाला जो PDF है ये एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। सो बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। सो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।